हो गया बेटा? फटाफट से ये रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना? तो दैट इज पैरा डाया फेरो अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में सब कुछ एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। बेटा देखो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, जैसे ना ये डेवलप तो हुई है नॉर्थ पोल में। कहां डेवलप हुई है बेटा? नॉर्थ पोल में। तो इसलिए बेटा मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेवलप हुई है बेटा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो फील्ड लाइंस होती है वो किस तरीके की होती है? फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की होती है कि बेटा एक्चुअल जो नॉर्थ पोल है ना बेटा, वो नीचे और साउथ पोल ऊपर है। इसीलिए जो नॉर्थ है बेटा वो इस तरफ को पॉइंट करता है। जो मैग्नेटिक साउथ पोल है ना बेटा, वो अर्थ का एक्चुअली ऊपर है। तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आती है। यहां पर बेटा फील्ड जो होती है बेटा वो डिप करती है। यहां पर फील्ड लाइंस कैसी है? ऐसी डिप कर रही है फील्ड। इक्वेटर पे क्या हो जाएगी बेटा? बिल्कुल इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आ गई है ना? और यहां पर कैसे आ जाएगी? बिल्कुल नीचे हो जाएगी। यहां पर डिप एंगल 90 हो जाएगा। जो बिल्कुल अगर मैं पोल पे चला जाऊंगा, जो मैग्नेटिक पोल्स पे चला जाऊंगा, जो मैग्नेटिक पोल है बेटा वो ज्योमेट्रिक पोल से थोड़ा सा इस तरफ को शिफ्टेड है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली एंगल होता है 11 डिग्री उन दोनों के बीच में। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं। अब काम की बात क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं डिप। बेटा जब डिप बोलते हैं तो डिप को हम पॉजिटिव पता कब बोलेंगे? पॉजिटिव तब बोलेंगे जब नीचे को जा रही है। यहां पर हम क्या बोलेंगे? डिप नेगेटिव है। डिप नेगेटिव का मतलब नीडल जो है कितना नीचे को जा रही है? ऊपर को जा रही है। मतलब नीचे को कितना जा रही है? -20 डिग्री अगर बोल रहा हूं तो एक्चुअली वो 20 डिग्री ऊपर को जा रही है। तो बेटा डिप नेगेटिव कहां होती है बेटा? सदर्न हेमिस्फीयर में। और बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? डिप पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब नीचे को जा रही है। क्या बात समझ में आ गई? डिप मतलब कितना मतलब डिप बताता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कितना एंगल है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना? एक बेटा एक टर्म आती है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक आती है एंगल ऑफ डिप, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर डिप एंगल डेल्टा है तो बीई कॉस डेल्टा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बीई साइन डेल्टा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। क्या ये बात अपने को याद रहेगी? बीई कॉस डेल्टा और बीई साइन डेल्टा, है ना? कोई बड़ी बात नहीं कि आपको खाली यही पूछ लें कि वो मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है? बीई कॉस अल्फा और बीई साइन अल्फा। ओ अच्छा, बीई कॉस अल्फा और बीई साइन अल्फा बेटा ये हो जाएंगे बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या देंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। दोस्तों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, बस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन होता है बेटा जो मैग्नेटिक, जैसे मान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लो इस प्लेन में, ठीक है? तो मैग्नेटिक ये अर्थ है, प्लीज मेरी बात अज्यूम करें, ये अर्थ है और मान लो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, मैं मैग्नेटिक पोल्स को अगर ज्वाइन कर दूं उस पॉइंट से तो एक प्लेन बन जाएगा। और ज्योमेट्रिक पोल्स को बेटा मैग्नेटिक पोल्स जो थोड़े से टिल्टेड है, जैसे मान लो यहां है, तो ये एक प्लेन बन गया। और जो एक्चुअल नॉर्थ पोल साउथ पोल को ज्वाइन कर दो जो ज्योग्राफिकल है, तो उनके बीच में जो एंगल आता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। बेटा धरती माता है ना? यहां पर मान लो इस कोई एक पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं, तो बेटा अगर मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करता हुआ उस पॉइंट से प्लेन बनेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो ज्योग्राफिकल पोल से जो एक्सेस है जहां से पास करती है उनको ज्वाइन करने वाले प्लेन को उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है मतलब बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं। जब सन जब उस प्लेन में होता है तो हम बोलते हैं कि 12 बजने वाला टाइम बेसिकली 12 नून जो होता है वो हर एक कंट्री का अलग अलग है। जब उसके मतलब कंट्री ने भी डिफाइन कर रखा था, जैसे मतलब मान लो इंडिया में दिल्ली से हमने डिफाइन करा, दिल्ली के जब बिल्कुल वर्टिकली ऊपर होगा सन तो हम बोलेंगे 12 नून, है ना? तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया जो ज्योग्राफिकल पोल से ज्वाइन करता हुआ बेटा जो प्लेन आएगा उस पॉइंट से। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? जैसे ये धरती है और ये पॉइंट है, तो बेटा यही हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब बेटा जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन में एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या ट्रू नॉर्थ, है ना? या ट्रू नॉर्थ, है ना? या और जो नॉर्थ हमारे मैग्नेटिक कंपास दिखाएगा उसमें जो एंगल है ना? ट्रू नॉर्थ और एपरेंट नॉर्थ में जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद बेटा देखो जो एंगल ऑफ डिप आता है ना बेटा वो कितना आता है? एंगल ऑफ डिप बेटा अगर मान लो आप एक्चुअल उस प्लेन में ले रहे हो बेटा, अगर आपने कंपास उस प्लेन में रखा जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है तो वो एक्चुअल डिप दिखाएगा, नहीं तो हम बोलते हैं एपरेंट डिप दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एपरेंट डिप। बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। वर्टिकल कंपोनेंट का काम है मैग्नेट को नीचे को झुकाना और हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट का काम है उसको ऊपर को उठाना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? जो वर्टिकल कंपोनेंट मान लो ऐसे, वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्थ पोल क्या करना है? नीचे को पुश करना है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करना है? ऊपर को पुश करना है। क्या ये बात समझ में आ गई?
तो जो यहां से जो डिप आएगा tan अल्फा वो क्या आएगा BV बाय BH, क्या आएगा BV बाय BH। इसको हम बोलेंगे रियल डिप, एक्चुअल डिप। अपरेंट डिप मतलब अगर मैं उस प्लेन में नहीं उससे कुछ अल्फा एंगल पे आ गया, कितने एंगल पे आ गया, अल्फा एंगल पे आ गया, तो अब बेटा जो वर्टिकल कंपोनेंट तो उतना ही झुका रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उठाने वाला BH नहीं रह के BH cos अल्फा हो जाए। कितना हो जाएगा, मान लो मैं उस प्लेन से अल्फा एंगल पे आ गया, तो अब जो उठाने वाला कंपोनेंट था जो BH, वो BH cos अल्फा हो जाएगा। तो tan जो अब जो एंगल ऑफ डिप आएगा tan थीटा डैश कह लीजिए, वो आएगा BV बाय BH cos अल्फा, है ना बेटा। पहले tan थीटा क्या था, BV बाय BH। अब बेटा BH के बदले क्या आ जाएगा, BH cos अल्फा आ जाएगा। अब मैं उस प्लेन में चला गया हूं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं उस प्लेन में चला गया हूं आप जिसमें मतलब जो एक्चुअल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अल्फा एंगल पे। तो बेटा अब क्या है, मेरी बात समझिए, है ना, फिगर पे फोकस नहीं करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। मैं इस प्लेन में आ गया हूं अल्फा एंगल पे, तो BV तो उतना ही पुश कर रहा है नीचे को, लेकिन BH cos अल्फा आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो tan थीटा जो बेटा अब जो डिप आएगी वो कहेगी BV बाय BH cos अल्फा, मतलब BV बाय BH तो एक्चुअल डिप है, तो tan थीटा होता है BV बाय BH। कहां लिखा है, tan थीटा होता है BV बाय BH। जो एक्चुअल डिप होती है tan थीटा, मान लो थीटा डिप है, तो वो तो होता है BV बाय BH। वो क्या होता है बेटा, BV बाय BH। क्या ये बात याद रहेगी? अब बेटा जो अपरेंट डिप आ जाएगी वो क्या है, BV बाय BH cos अल्फा, दैट इज tan थीटा बाय cos अल्फा। लेकिन सोचो अगर मैं उससे 90 डिग्री प्लेन पे आ जाऊं, अभी अल्फा इधर था, अब 90 डिग्री इधर आ गया, तो बेटा BH का cos अल्फा इधर था और sin अल्फा इधर, तो अब उठाने वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, BH sin अल्फा। अब tan थीटा टुगेदर BV बाय BH sin अल्फा, दैट इज tan थीटा बाय sin अल्फा। BV बाय BH है tan थीटा तो BV बाय BH यार, कह दो आगे यार। अगर एक वर्टिकल कंपोनेंट है ऐसे और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऐसे, ये बेटा ये डिप हो गई, tan थीटा क्या आ जाएगा, BV बाय BH। यार इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोचो ना बेटा, अगर इस प्लेन में था, मैं ऐसे आ गया अल्फा एंगल पे, तो बेटा BH का BH cos अल्फा हो जाएगा, उठाने वाला जो है वो BH cos अल्फा हो गया, झुकाने वाला अभी भी BV है, दैट इज जो डिप है वो बढ़ गई है, दैट इज जो डिप है वो बढ़ गई, क्योंकि झुकाने वाला उतना ही उठाने वाला कम हो गया है, डिप बढ़ गई है, डिप बढ़ गई है। कह दो आगे दोस्त समझ में यार। और अगर मैं एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 पे चला जाऊं, बिल्कुल ऐसे आ जाऊं, अभी इधर को मैग्नेटिक फील्ड थी, मैं इस प्लेन में आ जाऊं, तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा ही नहीं उठाने वाला, खाली वर्टिकल कंपोनेंट झुका रहे, तो डिप क्या हो जाएगी 90। तो बेटा कोई कहेगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन से मैं परपेंडिकुलर प्लेन में ले गया कंपास को, मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर प्लेन में ले गया, तो बेटा डिप क्या हो जाएगी 90। क्या आ जाएगी, अपरेंट डिप क्या आ जाएगी 90। नहीं समझ में है? तो दोस्तों बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, tan थीटा होता है BV बाय BH, और अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पे ले आया, तो बेटा वहां पर बेटा BH का ही खाली कंपोनेंट आएगा, BH cos अल्फा। समझ पा रहे हैं, मैं समझाऊं, समझ पा रहे हैं बेटा? यहां था बेटा BH, है ना। अब मैं अगर एक मान लो कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन हटाते, मान लो यहां पे BH थी, तो इस वाले प्लेन में बेटा जो होगी ना, यहां ये ले लिया अल्फा, अब यहां पर बेटा क्या आएगा, BH cos अल्फा। यहां इस प्लेन में उठाने वाला कंपोनेंट BH cos अल्फा हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जो tan थीटा था BV बाय BH, कितना था BV बाय BH, अब वो क्या देगा BV बाय BH cos अल्फा, तो tan थीटा बना देगा BV बाय BH cos अल्फा, tan थीटा टू हो जाएगा BV बाय BH sin अल्फा। ठीक है, तो बेटा मतलब tan थीटा बाय sin अल्फा एक में हो गया, एक बेटा एक प्लेन जो अल्फा एंगल पे, एक उससे 90 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से 90 माइनस अल्फा, तो एक में नीचे cos अल्फा आ गया, एक में sin अल्फा आ गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा को 1 करें, ये tan थीटा 1 है ना, वहां से बेटा cos अल्फा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा को इधर लें तो वहां से आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। याद होना चाहिए, भले प्रूव आए या ना आए। तो बेटा अगर दो प्लेन जो कि मैग्नेटिक फील्ड से, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हैं, दो वर्टिकल प्लेन जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, एक अल्फा एंगल पे, एक 90 माइनस अल्फा पे, एक अल्फा पे है और एक 90 माइनस अल्फा पे, तो बेटा वहां अगर डिप थीटा 1 थीटा 2 आ रही तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2, cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। दोस्तों कह दो आगे यार, है ना। अब एक बात ये हो गई, अब बेटा जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात कर लेते हैं। बेटा वहां पर क्या होता है बेटा मैग्नेट, अच्छा अगर जस्ट एक बात बताऊं कि अगर कोई कहता है कि हॉरिजॉन्टल मैंने एक कंपास रखा टेबल पे, उसकी नीडल को मैंने हिलाया, वो ऑसिलेट कर रहा है, जो टाइम पीरियड इस कंडीशन में आ रहा है वर्टिकल में भी उतना ही आ रहा है, वर्टिकल में भी
उतना ही आ रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर प्लेन में रखा तो वर्टिकल में भी उतना ही ऑसिलेट कर रहा है वही टाइम पीरियड से। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, जब मैंने हॉरिजॉन्टल रखा तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं कर सकता, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने ऑसिलेट कराना है, और जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा तो वर्टिकल कंपोनेंट ही रह गया, वर्टिकल कंपोनेंट ने ऑसिलेट कराना है, और दोनों में टाइम पीरियड सेम आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मतलब एंगल ऑफ डिप हो जाएगा 45। tan थीटा होता है बीवी बाई बी एच, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, tan थीटा होता है बीवी बाई बी एच। क्या होता है बेटा? बीवी बाई बी एच। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा ये अपनी कहानी होगी किसकी, अर्थ मैग्नेटिज्म की। tan थीटा होता है बेटा बीवी बाई बी एच। tan थीटा दोस्तों क्या होता है? बीवी बाई बी एच। बीवी बी एच दोनों बराबर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फील्ड भी उतना ही टाइम पीरियड जनरेट कर रही है जितना कि वर्टिकल फील्ड कर रही है। अब अगर दोनों से टाइम पीरियड बेटा दोनों के कारण अगर टाइम पीरियड बराबर आ रहा है तो मैं कह सकता हूं दोनों फील्ड बराबर हैं। इसके बाद बेटा कहानी आती है मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, जहां पर क्या होता है बेटा हम तीन तरीके के मटेरियल पढ़ते हैं, एक का नाम है पैरा, एक का नाम है डाया, एक का नाम है फेरो। पैरा, डाया और फेरो। पैरा और फेरो जो है उनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिलकर पैरा डाया फेरो बना है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होता है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होता है। इसलिए जब मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होते हैं, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होते हैं। पैरा में मैग्नेटिज्म जो है बेटा बहुत कम है, पैरा और फेरो में फर्क है, उसके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम है पैरा का, फेरो का ज्यादा होता है। तो फेरो जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग हैं जो अपने साथ अलाइन कर लेते हैं बाकी लोगों को, है ना, मतलब सब एक जैसे हो जाते हैं, मतलब एक ही तरफ को मुंह करके खड़े हुए, डोमेन्स बन जाती है फेरो में, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना बेटा वो ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर क्या बन जाती है? डोमेन, मतलब एक मैक्रोस्कोपिक रीजन जिसमें सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है। एक मैक्रोस्कोपिक रीजन होता है जिसमें सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन सबके सब एक ही तरफ हो खड़े, है ना, और यहां पर बेटा इधर को आ गया, है ना, ऐसे ही इधर को आ गया, तो मतलब कुछ डोमेन्स बनी हुई। क्या बनी हुई है? डोमेन्स, है ना। तो बेटा पैरा डाया फेरो, पैरा, पैरा डाया फेरो। तो बेटा पैरा में क्या है बेटा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का वो नॉन जीरो होता है, फेरो में भी नॉन जीरो होता है, डाया में जीरो होता है। इसलिए बेटा डाया में कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। जब पास में आप मैग्नेट को लेके आओगे तो वो रिपेल करेगा, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ जनरेट होगा, वो रिपेल करेगा। डाया मैग्नेटिज्म सब में एक प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, डाया मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो सब में ही अवेलेबल होती है, लेकिन पैरा फेरो क्या होते हैं बेटा? अलाइन हो जाते हैं, इसलिए वो नेट में अट्रैक्ट कर जाते हैं। अगर मैं फेरो के पास में भी अगर मैं मैग्नेट को लेके आऊंगा तो बेटा उसमें भी मतलब लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग एक ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन बेटा इसमें क्या होता है, ये बेटा ये अलाइन हो जाता है इस तरफ को, ये साउथ बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है, तो नेट में अट्रैक्शन आ जाता है और इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आता है। कैसा अट्रैक्शन आता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आता है। इसमें क्या होता है बेटा? वीक अट्रैक्शन आता है। इसमें कैसा अट्रैक्शन आता है? वीक अट्रैक्शन आता है ना, और इसमें आता है वीक रिपल्शन, फीबली अट्रैक्ट करता है, फीबली रिपल करता है। यहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, वीक रिपल्शन, वीक अट्रैक्शन। इसमें सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स हो जाती है उसको हम बोलते हैं बेटा म्यू आर। क्या बोलते हैं? म्यू आर। क्या बोलते हैं बेटा? म्यू आर। कितने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो गई, आपने मैग्नेटिक फील्ड बी लगाई, वो म्यू आर टाइम्स हो गई, तो इसमें क्या होता है? थोड़ा सा ही मैग्नेटाइज हो जाता है तो थोड़ी सी फील्ड बढ़ जाती है। म्यू आर जो होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, ये खाली लिखने के लिए तरीका बना दी, म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और ये हल्का सा ही अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो जाता है, तो इसमें म्यू आर क्या होता है बेटा? स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, 0.98, 0.99 ऐसा होता है। इसमें 1.05, 1.02, 1.03 ऐसा होता है, 5% तक ही बढ़ पाती। और यहां पर बेटा ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, यहां पर तो म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो जाता है बेटा, यहां तो 800 से 1000 तक नंबर चला जाता है यहां पे फेरो में, ठीक है। तो बेटा ये आई कहानी पैरा डाया फेरो की। अगर कोई कहता है हमने एक रॉड को सस्पेंड कर रखा था, बिस्मथ की रॉड है, सस्पेंड कर रखा था, और हम मैग्नेट को नॉर्थ पोल के बीच में लेके गए तो वो ना परपेंडिकुलर हो गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग रही, तो डाया। जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागे, वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाए वो डाया, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाए वो पैरा और फेरो, वो पैरा और फेरो। यार कह दो समझ में आ गया यार, पक्का आ गया है ना। अब बेटा एक चीज होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या होती है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। और बेटा जितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया ना पर यूनिट वॉल्यूम,
जो खुद के कारण खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है बेटा वो म्यू नॉट आई आती है। एक होती है जो आप लगाते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होती है बेटा बी एक्सटर्नल होती है म्यू नॉट एच, है ना, ये जस्ट नाम है। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं एच को और मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं और मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। तो बेटा जो हम लगाते हैं वो म्यू नॉट एच होती है, जो डेवलप हो जाती है वो म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई ये टोटल फील्ड अंदर डेवलप हो जाती है मटीरियल के, ठीक है। याद रखने का बेटा आपको बड़ा जरूरी है, जो आपने लगाई है, जैसे अगर आपने सोलेनॉइड के अंदर रखा तो म्यू नॉट आई एन आपने फील्ड लगाई है, तो म्यू नॉट के अलावा जो पोर्शन है वो एच है, वो क्या है एच, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। तो म्यू नॉट एच आपने फील्ड लगाई, म्यू नॉट एच आपने फील्ड लगाई, दोस्तों कह दो आगे यार, है ना, और म्यू नॉट आई उसमें डेवलप हो गई, ये टोटल हो गया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और आई कितना ज्यादा होगा जितना एच ज्यादा होगा, जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा लगाओगे उतना ही तो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। अरे भाई मेरी बात सुनो यार, है ना, यहां पे शशि सर आते हैं, है ना, डांस चल रहा है ना, वो आके बोलते हैं कि भैया सब इधर देखें, कोई नहीं देखने वाला, है ना, कमांडर सर आएंगे तुरंत सब इधर देखेंगे। मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज्यादा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, है ना, कमांड स्ट्रांग वाली आएगी, है ना, बॉयज, है ना, तो मतलब सबके सब इधर देखना है, भले लड़कियां भी हो, है ना। तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, बेटा म्यू नॉट एच प्लस आई, बेटा कमांड अगर खतरनाक वाली होगी तो फिर मैग्नेटाइज सब एक ही तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। मैग्नेटिक मोमेंट क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि सब एक तरफ आ गए, नहीं तो क्या था, एक का मैग्नेटिक मोमेंट इधर, एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, सब कैंसिल हुए पड़े थे, सब कैंसिल हुए पड़े थे। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, अब क्या हो गया बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट एच प्लस आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स आई इक्वल टू एक्स एच, वेयर एक्स इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं। अब आई को एक्स एच लिखा, यहां से म्यू आर टाइम्स हो जाती है, मैं जानता हूं, तो ये जो क्वांटिटी है ये म्यू आर है, इसको हम बोलते हैं म्यू, पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं बेटा, बी नेट जो आता है उसको हम बोलते हैं म्यू एच, ये म्यू होता है बेटा, है ना, परमिएबिलिटी, और बेटा यहां से ये जो क्वांटिटी है म्यू आर है, म्यू आर आ गया 1 प्लस एक्स। अभी बेटा म्यू आर के बारे में मैंने आपको बताया था, म्यू आर 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ससेप्टिबिलिटी 0 से थोड़ी सी बड़ी होती है। यहां पर ससेप्टिबिलिटी ये 1 से छोटा होता है, तो 1 प्लस एक्स लिखोगे तो -1 करूंगा तो यहां 0 बन जाएगा, तो ससेप्टिबिलिटी 0 से थोड़ी सी छोटी होती है। और यहां तो फिर से वही 1 प्लस एक्स लिखोगे, अगर ये 1 से बहुत बड़ा है तो ससेप्टिबिलिटी 0 से बहुत बड़ी आ जाएगी, मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, है ना। ये आपको बेटा सब कुछ याद रखना है। क्यूरीज लॉ क्या होता है, पैरा के लिए बेटा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेंडमाइजेशन ज्यादा होगा, जितना गाना तेज चलाओगे, साउंड तेज बजाओगे, उतना बेटा क्या होगा बेटा, सब रेंडम हो जाएंगे, है ना बेटा। अगर वहां पर तेज आवाज में गाना चला दोगे सब रेंडम मोशन हो जाएगा, सब इधर उधर देखेंगे, कोई भी नहीं देखेगा, है ना। फिर शशि सर, है ना, वो कहते रहेंगे लेकिन सुनेगा कोई नहीं। जितने ने सुनना था पहले 10 सुन रहे थे, गाना की आवाज तेज कर दी, अब और कम सुनेंगे। कह दो आ गया समझ में यार, अरे हाँ ना बोलो यार। अब बेटा मेरी बात सुनो, ससेप्टिबिलिटी आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी आ गई, टेम्परेचर ज्यादा तो रेंडमाइजेशन ज्यादा, आ गया समझ में। और बेटा जो फेरो होता है ना वो पैरा बन जाता है, फेरो क्या बन जाता है, पैरा बन जाता है, लेकिन कब बन जाता है फेरो पैरा, फेरो पैरा कब बनेगा, कब बनेगा, क्यूरीज टेम्परेचर पे, और उसके बाद ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी आ जाता है ना। वही बातें इन्होंने भी लिख दी, बहुत शानदार। हिस्टेरेसिस कर्व इस तरीके का आता है बेटा, है ना। ये पहले जब आप मैग्नेटाइज करते हो बेटा, ये फेरो के लिए बनाया जाता है, पहली बात ये कर्व किसके लिए बनाया जाता है, फेरो के लिए। अच्छा, जो ससेप्टिबिलिटी होती है -1 होती है बेटा, वो किसके लिए होती है, सुपर कंडक्टर के लिए, है ना। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, परफेक्टली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, वो होता है सुपर कंडक्टर, इनके लिए ससेप्टिबिलिटी होती है -1। क्या होती है बेटा, मतलब उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं कर सकते, उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं कर सकते, है ना। वहां पर ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाती है, -1। प्रूव नहीं करूंगा, टाइम पास हो जाएगा, है ना, अभी कम टाइम बचा, काम की बात सुने। कोई पूछेगा परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है, सुपर कंडक्टर। एक्चुअली सबकी टेंडेंसी होती है कि वो फ्लक्स चेंज को अपोज कर दें, पर अपोजिशन, वो जो फ्लक्स चेंज को अपोज करना चाहते हैं, ईएमएफ डेवलप होता है, पर अपोजिशन आ जाता है, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस होता है, सब में एक अपोजिशन आ जाता है, वो अपोज करने को रोक देता है। अब रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जैसे ही आपने फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करी, ईएमएफ आएगा, वो कंप्लीटली अपोज कर देगा, है ना। अगर समझ में ना भी आया हो तो काम की बात, परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है सुपर कंडक्टर, परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मेरे को तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हिस्टेरेसिस में होता क्या है बेटा, जैसे जैसे आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई,
वो मैग्नेटाइज होगा, वो औरों को भी मैग्नेटाइज कर देगा और सेचुरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेचुरेशन। उसके बाद और नहीं हो पाएगा। फिर जब आप हल्के हल्के फील्ड हटाओगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बेटा कुछ उसमें रह जाएगा, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगाएं कि डीमैग्नेटाइज हो जाए, कोर्सिविटी। इस तरीके से बेटा फिर जब अपोजिट, फिर से वापस से आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाओगे तो फिर से ये हो जाएगा रिटेंटिविटी। फिर अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगाएं ताकि मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं बेटा कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी। अब बेटा रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी ज्यादा होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट के लिए और कम होनी चाहिए किसके लिए बेटा? बेटा जैसे जो मटेरियल आपको डालना है किसमें बेटा, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर जो मटेरियल डालना है, क्योंकि इसको बार बार जितना ये रिटेंटिविटी कोर्सिविटी ज्यादा होती है, जितना ये एरिया ज्यादा होता है, उतनी हीट ज्यादा जनरेट होती है, उतनी हीट। तो बेटा अगर आप चाहते हैं हीट कम जनरेट हो, लॉसेस कम आए, है ना, आयरन लॉस कम आए, है ना, तो बेटा वहां पर क्या चाहिए होता है? पतला ग्राफ बने तो रिटेंटिविटी कोर्सिविटी कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। परमानेंट मैग्नेट के लिए ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कम होनी चाहिए। तो बेटा देखिए अब ये एक छोटा सा पोर्शन बाकी है बेटा, बार मैग्नेट वाला रह गया है ना। तो बेटा मैंने बेटा आपको जो जो बता दी बेटा, ये अपने याद रखने बेटा। पैरा डाया फेरो के लिए, पैरा जो होता है वो वीकली अट्रैक्ट करता है, डाया वीकली रिपेल करता है, फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ससेप्टिबिलिटी जो होती है बेटा वो छोटा सा पॉजिटिव नंबर होती है पैरा के लिए, छोटा सा नेगेटिव होती है डाया के लिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर होती है किसके लिए? फेरो के लिए। और बेटा जो म्यूआर की वैल्यू आती है बेटा वो 1 से बहुत थोड़ी सी बड़ी आती है पैरा के लिए, 1 से बहुत थोड़ी सी छोटी आती है बेटा डाया के लिए, और बहुत बड़ी आती है बेटा फेरो के लिए। और बेटा थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है पैरा, थोड़ा सा रिपेल करता है डाया, और बहुत जोर से अट्रैक्ट करता है फेरो। क्या बात याद रहेगी? बड़े आराम से, है ना। तो बेटा ये हो गया बेटा पैरा डाया फेरो की कहानी, है ना। और बेटा आई क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक्सटर्नल जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो आपने लगाई H, म्यू नॉट H होती है एक्सटर्नल फील्ड, म्यू नॉट I होती है जो खुद के कारण खुद में डेवलप हो गई, म्यू नॉट H प्लस I होती है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है ना। और ये हो गया म्यू नॉट I को XH लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एच, है ना। इसको हम बोलते हैं म्यू एच। तो यहां से म्यू की वैल्यू आ गई म्यू नॉट 1 प्लस एक्स, म्यू की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट 1 प्लस एक्स। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वहां पर वो रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछेगा तो 1 प्लस एक्स, और अगर परमिएबिलिटी पूछेगा तो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स। क्या तो आगे समझ में? क्वेश्चन में अगर पूछेगा रिलेटिव परमिएबिलिटी तो म्यू आर होता है 1 प्लस एक्स, अगर ससेप्टिबिलिटी वो क्वेश्चन में दे देगा। अगर वो पूछेगा परमिएबिलिटी बताओ तो खाली 1 प्लस एक्स नहीं, फिर 1 प्लस एक्स इंटू म्यू नॉट करना पड़ेगा। बेटा म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर, म्यू क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। अब बेटा दूसरी चीज बेटा क्या आती है? अगर एक मान लो बार मैग्नेट है, उसके बेटा मान लो अगर आर डिस्टेंस पर कोई पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो क्या होती है बेटा? जरा जल्दी से बताएं। 2km बाय आर क्यूब। क्या होती है? 2km बाय आर क्यूब। बेटा यहां जो फील्ड आती है वो आती है 2km बाय आर क्यूब। के क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2km बाय आर क्यूब। और इक्वेटोरियल पे कितनी आती है? km बाय आर क्यूब, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये बात याद आ गई? बिल्कुल याद आ गई। और थीटा एंगल पे दोस्त कितनी आती है? थीटा एंगल पे आती है km बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, km बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात याद आ गई है ना। और कितने एंगल पे आती है? tan फाई आ जाता है tan थीटा बाय 2, tan फाई। बेटा मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये m है मैग्नेटिक मोमेंट, m कॉस थीटा इधर को हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट m साइन थीटा इधर को हो गया, ये दो मैग्नेट्स बन गई, m cos थीटा और m sin थीटा की। m cos थीटा की इक्वल एक्सियल पोजीशन है तो क्या आ जाएगी? 2km बाय आर क्यूब, 2km cos थीटा बाय आर क्यूब, है ना। और m sin थीटा की बन गई इक्वेटोरियल, तो उसके कारण आ जाएगी km sin थीटा बाय आर क्यूब, km sin थीटा बाय आर क्यूब। तो tan फाई जब निकालूंगा दिस अपॉन दिस करके तो क्या आ जाएगा बेटा? tan थीटा बाय 2। तो tan फाई आ जाएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा tan थीटा बाय 2। मतलब पोजीशन वेक्टर से फाई एंगल पे होगी, tan फाई हो जाएगा tan थीटा बाय 2। और बेटा मैंने आपको बता दिया कि जो एक्सियल पोजीशन में बेटा जो फील्ड होती है, जो एक्सियल पोजीशन में फील्ड होती है बेटा वो होती है 2km बाय आर क्यूब, और वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में होती है, इक्वेटोरियल में होती है बेटा km बाय आर क्यूब, वो मैग्नेटिक मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जो थीटा एंगल पे जो फील्ड आती है बेटा tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाय 2 आती है। क्या तो आ गया समझ में यार, है ना। इसके बाद बेटा अगर कोई मान लीजिए मेरे से कहता है कि ये मैग्नेट है ना, इसको अगर ऐसे काट दिया तो बेटा पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है, पोल स्ट्रेंथ चेंज। बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा अगर आपने वॉल्यूम को आधा कर दिया कनिका, बेटा अगर वॉल्यूम को आधा कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। मैग्नेटिक बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन चेंज नहीं होता काटने से। बेटा
अगर पहले 90% ऐसे खड़े तो 90% अगर ऐसे खड़े तो उनके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट था अभी भी 90% के कारण है हर एक पोर्शन का, लेकिन बेटा अब वो एटम्स मॉलिक्यूल्स आधे बचे तो आधा मैग्नेटिक मोमेंट बचा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना बचा? आधा। तो अगर आधा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आधा किया तो अगर मान लो पोल स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? m×l होती है। आप सोचो लेंथ भी हाफ हो गई, तो इसका मतलब जो पोल स्ट्रेंथ है वो वही रहेगी। ध्यान से सोचिए, नहीं तो आप कह लीजिए m डैश, ml था मैग्नेटिक मोमेंट, इसको ml/2 कर दीजिए। अब तो यहां से आप निकाल लेंगे m डैश जो आ जाएगा वो m के बराबर आ जाएगा। दैट इज परपेंडिकुलरली काटने में कोई फर्क नहीं पड़ता, भले 1/3 लो या 2/3 लो। लेकिन अगर आपने ऐसे काटा है, आधा किया, तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? m/2 माइनस m/2 हो जाएगी। 1/3 लिया तो m/3 हो जाएगी। याद रख लो, है ना, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद बेटा बात आती है कि अगर आपने इसको ऑसिलेट कराया, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर आपने थीटा पे टिल्ट कर दिया, कितने पे टिल्ट कर दिया? थीटा। mb थीटा, बेटा जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा mb sin थीटा, और वो बन जाएगा mb थीटा बराबर I ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा क्या आ जाएगा? √mb/I 2π/t। वहां से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2π√I/mb। 2π√I/mb। अब बेटा अगर कोई कहता हमने आधा कर दिया, ऐसे क्या कर दिया? आधा कर दिया, तो बेटा बताओ मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर दिया? हाफ। क्या कर दिया? हाफ। आई को क्या कर दिया? मास हाफ कर दिया, तो ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ml²/12 था। क्या समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? सोचो अगर आपने ऐसे आधा काट दिया, अब बताओ क्या आएगा बेटा? टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? मास हाफ कर दिया, लेंथ भी हाफ कर दी, तो ऊपर ml²/12 का क्या आ गया? 1/8 क्या हो गया? और नीचे मैग्नेटिक मोमेंट हाफ आया, तो 1/4 हो जाएगा बेटा। नेट में 1/4 आ जाएगा अंदर, तो टाइम पीरियड हो जाएगा हाफ। क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। तो ऐसे काटने में टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आया, और ऐसे काटने में टाइम पीरियड हाफ हो गया। क्यों हाफ हो गया? फिर से बता दे रहा हूं बेटा, क्योंकि जब आपने ऐसे काटा है तो आपने मास भी हाफ कर दिया और आपने लेंथ भी हाफ कर दी। ml²/12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा आपने 1/8 कर दिया। कितना कर दिया बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 1/8 कर दिया दोस्त, है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट हाफ की है, तो बेटा 1/8 अपॉन हाफ क्या जाएगा? 1/4। 1/4 का अंडर रूट क्या जाएगा? 2। टाइम पीरियड क्या जाएगा? हाफ। नहीं समझ में, है ना। तो बेटा ये छोटी छोटी सी बातें थी। अच्छा, तो ये बेटा मैंने आपको बता दी। अगर अभी एक आध दिन पहले क्वेश्चन आया था, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑसिलेट करा रहा है, तो कितना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कितना इंक्रीज करे ताकि टाइम पीरियड हाफ हो जाए। वहां पर क्या रखा था? 10 ऑसिलेशन पर सेकंड हो रहे, 20 ऑसिलेशन पर सेकंड हो जाए। तो 10 से 20 ऑसिलेशन पर सेकंड हो जाए, इसका मतलब टाइम पीरियड हाफ हो जाए। ये 10 ऑसिलेशन पर मिनट से 20 ऑसिलेशन पर मिनट कह देगा, तो बेटा अगर दुगने ऑसिलेशन हो जाए उतने टाइम में, तो टाइम पीरियड हाफ हो गया। टाइम पीरियड हाफ होने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो वहां पर थी 0.3 मैग्नेटिक फील्ड, तो करना कितना पड़ेगा? 1.2, मतलब b से 4 भी करना पड़ेगा। लेकिन पता होता क्या, थोड़ी सी दिक्कत आती है वहां पर। कहते वहां पर जैसे क्वेश्चन पूछा था इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो बेटा वो 3b हो कितनी जाएगी? 4b। इंक्रीज कितना है? 3b। अरे दोस्तों कह दो समझ में आ गया यार, पक्का समझ में आ गया, है ना। तो ये कहानी होगी बेटा अपनी अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बार मैग्नेट, जो कुछ भी हो सकता है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। छोटी बहुत बातें हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी बता रहा हूं तो छूट गई हो, लेकिन आप 32 ईयर्स करेंगे तो आप पाएंगे लगभग 90% कॉन्सेप्ट्स आपके बड़े आराम से, 90% क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। टॉर्क क्या होता है बेटा? टॉर्क होता है m×b। अगर b एंगल पे अगर आपने रख दिया तो टॉर्क क्या था? m×b। क्या था बेटा? और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? -mb cos थीटा। क्या थी? -mb। अगर मान लो कोई कहता है 0 से 60 डिग्री घुमाने में वर्क क्या रहा है, अगर कोई कहता है 60 डिग्री घुमाने का वर्क, तो आपको इनिशियल मानना होगा कि वो 0 एंगल पे है। बेटा 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, एक 0 वाली और एक 180 वाली। बेटा 0 मैग्नेट अपने डायरेक्शन में लाइन करना चाहते, जितना आपने उसको मोड़ते जाना उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। 180 पे मैक्सिमम है, तो 180 पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। m×b mb sin थीटा वो तो 0 होगा, 0 पे भी और 180 पे, वो 0 पे भी 0 होगा और 180 पे भी 0 होगा। दोस्तों बात सुन लो ध्यान से। तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ आएगा वो -mb cos थीटा है, वो -mb cos थीटा है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके का आता है, 0 पे मिनिमम ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और 180 पे मैक्सिमम ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, 0 और 180, एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। तो 0 से 60 डिग्री अगर आपको टर्न करना तो वर्क कितना करना पड़ेगा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क वैसे नहीं कहना चाहिए, बोलना चाहिए मिनिमम वर्क, क्योंकि वर्क तो कितना भी कर सकते हैं, है ना।
तो बेटा माइनस एम बी कॉस जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 डिग्री एंगल है तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी कॉस जीरो, कॉस 0 1, और 60 डिग्री एंगल कर दिया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी कॉस 60, कॉस 60 क्या जाएगा हाफ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दिस माइनस दिस, तो वर्क डन क्या जाएगा एम बी बाई 2। और कहते हैं अब इस पोजीशन के लिए वर्क जो आपने किया 0-60 लाने के लिए वो W किया, इस पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए टॉर्क क्या चाहिए बेटा, MB sin 60 टॉर्क है MB रूट 3/2, तो उतना ही आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा MB रूट 3/2, दैट इज इस वर्क का रूट 3 टाइम्स। तो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा इस पोजीशन में पकड़ के रखने के लिए, W रूट 3, क्योंकि M क्रॉस भी है MB रूट 3/2, MB/2 है वर्क डन, तो बेटा उसका रूट 3 टाइम्स है जो आपको टॉर्क लगाना पड़ा। दोस्तों समझ में आ गया नहीं आ गया, पक्का समझ में आ गया, हाँ भाई चरस समझ में आ गया है ना। तो ये अपना चैप्टर खत्म होता है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा कभी कभी ना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे अगर कहेंगे कि एक बार मैग्नेट थी, हमने क्या किया उसको, मतलब हमने मोड़ दिया, सर्कुलर बना दिया, सेमी सर्कुलर बना दिया, तो बताओ अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा। तो बेटा जब वो ऐसे स्ट्रेट थी, प्लीज बात सुनेंगे ध्यान से, जब वो ऐसे स्ट्रेट थी, एल लेंथ की थी, तो m इंटू एल ये था बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपने उसको ऐसे मोड़ दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर r रेडियस हो गया तो ये अब लेंथ क्या, मतलब पाई आर जो लेंथ है वो तो पहले जो लेंथ थी वो तो वही की वही रहेगी, लेकिन अब पोल स्ट्रेंथ जो है बेटा उनके बीच में दूरी कितनी होगी 2r। तो बेटा अगर पहले मैग्नेटिक मोमेंट था ml, तो अब अगर m डैश हो गया तो m डैश क्या हो जाएगा बेटा m इंटू 2r, और 2r कितना है बेटा, r क्या है l बाय पाई, तो 2ml बाय पाई। अब ml क्या है पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट, तो 2m बाय पाई, 2m बाय पाई, है ना, क्लियर हो गया है ना। तो जस्ट एक क्वेश्चन बस यही कराना था, बस ऑफ करें एक बार।